नेहा की सास विमला दिन रात नेहा को ताने देती रहती। कभी कम दहेज लाने के लिए, कभी घर की साफ सफाई, कपड़ा धोने और कभी खाना ढंग से नहीं बना है इसके लिए वो अपनी बहू को दिन भर कुछ न कुछ कहती रहती। अब नेहा को शादी किए पूरे 10 साल बीत चुके थे। नेहा के 2 बच्चे भी हो गए थे। नेहा का पति रोहन एक उलझा हुआ इंसान था। वो माँ और पत्नी दोनों से प्यार करता था और घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो अक्सर बाहर ही रहता था, बस कुछ दिनों के लिए घर आया करता था। विमला देवी रोहन के सामने भी नेहा को कोसती रहती थी, लेकिन रोहन हमेशा अपनी पत्नी को समझाता रहता था। देखो नेहा, तुम माँ की बातों का बुरा ना माना करो, वो हमसे बड़ी है। अगर कुछ कहती हैं तो सुन लिया करो, उन्हें जवाब ना दिया करो। लेकिन रोहन, मम्मी जी मुझे बच्चों के सामने भी डांटती हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? नेहा, इस बारे में मैं मम्मी से बात करूंगा, लेकिन तुम थोड़ा समझदारी से काम लेना। ठीक है रोहन, तुम इस बारे में मम्मी जी से जरूर बात कर लो। मैं मानती हूँ कि मम्मी जी हमेशा मुझे डांटती रहती हैं, उनकी आदत है, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने तो मुझे कुछ ना कहा करें। रोहन की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। वो वापस अपने ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगा। ड्यूटी जाते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर नेहा से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ कर दिया करिए, और उससे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है तो आप उसे समझा दिया करिए। आगे से वो ठीक से काम कर लेगी। और बच्चों के सामने नेहा को कुछ ना कहा करिए। बच्चे भी नेहा से बदतमीजी से बात करने लगे। अरे हाँ बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो मैं अगर तुम दोनों के भले के लिए इस घर में कुछ कहती हूँ, वह बात बुरी तो लगेगी तुम दोनों को। अरे अब मेरी कोई जरूरत थोड़ी है तुम्हें। एक काम करो, जब मैं तुम्हारी पत्नी को इतना ही बुरी लगती हूँ तो तुम उसको अपने साथ लेकर चले जाओ। मैं अपना बुढ़ापा काट लूंगी, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कैसी बात कर रही हो माँ? मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि आप, नेहा और बच्चे हमेशा मेरे साथ रहें, लेकिन मेरी इतनी अच्छी सैलरी नहीं है कि मैं वहां पर अपना परिवार रख सकूं। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, नेहा और बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर रोहन अपने काम के लिए वापस शहर चला जाता है। नेहा और उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े उसे देखते रहते हैं। रोहन को जाते देखा नेहा के आंखों में आंसू आ जाता है। जैसे ही रोहन घर से जाता है, विमला देवी तुरंत गुस्से में नेहा से कहती हैं, अरे कल मुही, मेरा बेटा 2-4 दिन के लिए घर आता, कम से कम उतने दिन तो उसे सुकून से रहने दे। इधर की बात उधर करना शुरू कर देती है तू। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ध्यान रखना, मेरा बेटा है वो, मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और अगर मैं चाह लूँ ना तो मैं तुमको इस घर से निकाल सकती हूँ। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, मैं दूसरी बहू ला दूंगी। वो बच्चों का भी ख्याल रखेगी और घर भी देख लेगी। समझ गई तुम? इस पर नेहा कुछ नहीं कहती। वो घर में चली जाती है। नेहा रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। अरे नेहा, तू बहुत बड़ी कामचोर है भाई। काम करने के लिए तेरे हाथ पैर नहीं चलते, लेकिन खाना तुझे टाइम पर चाहिए। तेरे माँ बाप अपने सर का बोझ हमारे सर पर डालकर चैन की नींद सो रहे हैं, और यहाँ मैं तुझे झेल रही हूँ। माँ जी, मैंने तो अभी अभी सारा काम खत्म किया है। बहुत भूख लगी थी इसलिए खाना खा रही हूँ। कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आने लगा है। इतना सारा काम मुझसे नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ महारानी, तेरे मायके में तो जैसे नौकर चाकर लगे थे। तू वहाँ दिन भर सोती रहती थी, बस तुम्हें यही काम करना पड़ रहा है। अरे जितना आराम मिल जाए ना तुम्हारे लिए उतना ही कम है। इस बात का कभी एहसान मत मानना। खाना खाने बैठ गई हो और घर में सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। आप परेशान ना होइए, थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी इसलिए सोचा क्या कुछ करना रहता है तुम्हें? 2 टाइम खाना बनाना रहता है, इसके बाद तो सारा दिन ही पड़ा रहता है तुम्हें आराम करने के लिए। इतने में ही तुम कमजोर होती जा रही हो। अरे हमारे जमाने में हम दोनों टाइम चक्की पीस कर, धान कूट कर 50-50 आदमियों को खाना खिलाते थे, और यहाँ महारानी को इतना आराम है, फिर भी कमजोर होती जा रही है। इस पर नेहा कुछ नहीं कहती। वो घर में चली जाती है। नेहा रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। धीरे धीरे नेहा को इस घर में आए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी सास विमला देवी का रवैया उसके साथ पहले दिन के जैसा ही रह गया।
नेहा के हर काम में कमी निकालना और उसे ताने देना जैसे उनके लिए कोई दैनिक कार्य बन गया था, जिसको किए बिना विमला देवी का खाना नहीं पचता था। विमला देवी आस पड़ोस में भी जाकर अपने बहू की शिकायत करती रहती थी। अरे सुमित्रा बहन, तुमको मैं क्या ही बताऊं, पता नहीं कैसे लोगों की बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। एक मेरी बहू है जिसको आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। उसे न पति की फिक्र होती है, न बच्चों की और न ही घर की। मैं अगर कुछ ना करूँ तो मेरा घर बर्बाद ही हो जाए। अरे विमला बहन, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी का रूप है, बिना वजह किसी से कोई मतलब नहीं रखती, दिन भर अपने कामों से ही मतलब रखती है। मैं तो जब भी आपके घर गई हूँ उसे कोई ना कोई काम करता ही देखती हूँ। सुमित्रा बहन, यही तो उसका त्रिया चरित्र है। जब भी घर में किसी को देखती है या जब मेरा बेटा घर आता है तो दिन भर कामों में लगी रहती है, ताकि देखने वाला यही समझे यह बेचारी तो दिन भर काम करती रहती है। अब मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। खाना तो उसे वक्त वक्त पर चाहिए, लेकिन काम से उसका कोई मतलब नहीं है। मैं उसके बच्चों का ध्यान ना दूं, टिफिन ना तैयार करूं तो बच्चे भूखे ही स्कूल। अच्छा बहन, ऐसी बात है। अब आपके घर की बात आप ही जानो। इसके बाद विमला और सुमित्रा अपने अपने घर को चली जाती हैं। अरे नेहा, कहाँ मर गई हो? मेरे चाय का टाइम हो गया, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाया। जाओ चाय बना कर लेकर आओ, कामचोर कहीं की। माँ जी, मैं अभी चाय बना देती हूँ। मैं बच्चों का होमवर्क करा रही थी और आप भी बाहर गई हुई थी। मैंने सोचा आप वापस आए, फिर आपको मैं गरम गरम चाय बना कर देती हूँ। अरे नेहा, एक तो तेरे पास एक बात का 100 जवाब होता है। तुझे कभी भी अपनी गलती नहीं माननी होती। अरे मेरे बेटे का करम फूटा था, तुम इस घर में जो ब्याह करा गई हो। मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी किस्मत में तुम थी तो इस घर में आ गई हो। कल रविवार का दिन है। नेहा ने सोचा आज सारे काम खत्म कर लेती हूँ। कल बच्चों को स्कूल नहीं जाना है तो थोड़ा लेट ही उठूंगी। नेहा ने किचन साफ किया। सारे बर्तन धोने के बाद वो सोने चली जाती है। सुबह 5 जाते हैं। नेहा नहीं उठी होती। विमला देवी चिल्लाना शुरू करती हैं। अरे नेहा, कहाँ मर गई? आज तुझे कोई काम नहीं करना है क्या? अरे जब तू मेरा देखभाल नहीं कर पा रही है, तुझे अपने आराम से फुर्सत नहीं है, तो अपने पति से बोल क्यों नहीं देती कि वह मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे? कम से कम वहाँ मेरी जैसी कई औरतें होंगी जिनसे मैं अपने दिल का हाल तो कह सकूंगी। मम्मा, दादी आपसे हमेशा ऐसी क्यों बात करती हैं? आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती हैं? आज पापा का फोन आएगा तो मैं पापा से बताऊंगी कि दादी आपसे कैसे बात करती हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं समय से नहीं उठ पाई, इसके लिए दादी नाराज तो है। क्या हो गया मम्मा? आज तो स्कूल की छुट्टी है। अगर आप थोड़ा लेट से उठती है तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी तो दादी चल फिर सकती है, अपने लिए चाय तो बना ही सकती हैं। अरे वाह भाई वाह, जैसा गुड़ वैसा पतीला। माँ तो माँ, अब बेटी भी मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ हाँ, तुम सब आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए अभी गरम गरम नाश्ता बनाकर बिस्तर पर ला कर देती हूँ। तुम सब आराम करती रहो। अरे मुझ गरीब बुढ़िया का भी कभी कोई सुन ले। एक मेरा बेटा है, उसको भी तुम लोगों ने अपने ही वश में कर लिया है। वह भी हमेशा मुझे ही डांटता रहता है, हर काम के लिए मुझे ही मना। नेहा वहाँ से उठकर किचन में चली जाती है और काम करने लगती है। तभी नेहा का फोन बजता है और वो फोन उठाती है तो पता चलता है कि उसके पिताजी की अचानक से मौत हो गई है। पिताजी की मौत का सुनकर नेहा रोने लगती है। तब विमला देवी कहती हैं, अरे अब रोना धोना क्यों मचा रखा है भाई? अरे जाओ अपना सामान पैक करो और वहाँ जाके महीने भर से पहले वापस मत आना। बच्चों की और घर की तो तुम फिक्र ही ना करना, मैं सब संभाल लूंगी यहाँ पर। अब जाओ। इधर नेहा के पिताजी का देहांत हो गया था और यहाँ उसकी सास के ताने ही नहीं खत्म हो रहे थे। लेकिन नेहा अपने सास को कोई जवाब नहीं देती। वो अपने मायके चली जाती है। नेहा के जाने के बाद विमला देवी बहुत खुश होती है। बहुत दिनों बाद पूरे घर की मालकियत उनके हाथ में आई थी। उन्हें तो घर जैसे स्वर्ग नजर आ रहा था। वो बहुत खुश थी। घर के कोने कोने में जाकर देखती और हर जगह कमी ही ढूंढती रहती। उन्होंने सोचा कि ये कलमुही कुछ दिन तक अपने मायके में रहेगी, तब तक मैं घर की स्थिति सुधार दूंगी।
पहले 1-2 दिन तो विमला जी बहुत उत्सुकता से घर का काम करती हैं और बच्चों को स्कूल भेजती हैं। लेकिन धीरे धीरे ये काम उनको बोरिंग लगने लगा था। घर के साफ सफाई, कपड़ा, बर्तन और बच्चों का टिफिन, ये सब करते करते वो थक जाती हैं। अब तो विमला जी दिन गिनने लगी थी कि नेहा कब अपने मायके से वापस आए और अपने जिम्मेदारियों को संभाले। विमला जी को घर अब सूना सूना लगने लगा था। नेहा के न रहने पर किचन में भी सन्नाटा रहता था। बच्चे तो स्कूल से वापस आ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी नेहा की कमी खलती थी। एक दिन विमला जी ने नेहा को फोन किया और उसका हालचाल पूछा और साथ ही में उसको घर आने के लिए भी कहा। 15 दिन बीत गए थे। विमला देवी हमेशा दरवाजे पर ही नजर लगाए बैठी रहती थी कि नेहा कब वापस आएगी। एक दिन दरवाजे की बेल बजी। विमला जी ने दरवाजा खोला तो सामने नेहा खड़ी थी। वो नेहा को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से कभी ये जाहिर नहीं किया कि उन्हें नेहा की कमी खल रही थी। नेहा शादी के बाद पहली बार इतने दिन के लिए मायके गई थी, वरना पति के साथ शाम को जाती, सुबह वापस आ जाती थी। नेहा को अपने ससुराल आए 5 दिन हो चुके थे। उसके सास का रवैया अब बदल चुका था। वो ना तो अब उसे ताने देती, ना ही उसके काम में कमियां निकाल रही थी। नेहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो बहुत खुश थी कि अब उसकी सास पहले की तरह से जालिम नहीं है। अब उसकी नजर में विमला देवी के लिए प्यार और सम्मान और ज्यादा बढ़ चुका था। ये सब देख विमला देवी को अंदर अंदर बहुत ही आत्मग्लानि महसूस होती थी कि उसने अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के साथ क्या क्या नहीं किया। इन 15 दिनों में विमला देवी को नेहा की अहमियत पता चल चुका था। आंटी जी, आपकी बहू तो बहुत प्यारी है, एकदम चांद का टुकड़ा है। कहाँ से ढूंढ कर ला रहे हैं? अरे बेटा, तुम भी क्या बात कर रही हो? अरे हमारा रोहन किसी हीरो से कम है क्या? तो उसकी दुल्हन भी तो उतनी ही प्यारी होगी ना। बस बुआ जी, सब ऊपर वाले की कृपा है। देखिए ना कितने हंसी खुशी से मेरे रोहन की शादी बीत गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। अरे पगली, तू क्यों डर रही थी? मैं तो इसीलिए इतने पहले से आई हूँ। अरे मेरे भतीजे का एक ही तो लड़का है। अरे उसकी शादी में भी मैं पहले से ना आऊँ, सारी जिम्मेदारियां ना निभाऊं, तो मेरा जीना ही व्यर्थ है ना? लोगों के मुंह से अपने रूप रंग की तारीफ सुनकर और सासू माँ के चेहरे की खुशी देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था, वरना विदाई के बाद से ही उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ससुराल का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, क्या कहेंगे? ससुराल और पति को लेकर उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। इस डर का पहला कारण शायद यह भी था कि मात्र 1 महीने पहले ही उसके घर वालों ने रोहन के साथ उसके रिश्ते की बात की थी। मुंह दिखाई और बाकी की सभी रस्में पूरा होते होते शाम हो गई। ज्यादातर मेहमान भी घर से जा चुके थे। नेहा की सास कमला के चेहरे पर थकान साफ देखी जा सकती थी, फिर भी वह घर के सारे काम बड़े ही खुशी से निपटा रही थी। लेकिन शाम होते होते नेहा के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। ज्यों-ज्यों रात का समय नजदीक आ रहा था, त्यों-त्यों उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यूं तो हर लड़की के दिल में ससुराल और पति के व्यवहार को लेकर थोड़ी घबराहट होती है, मगर नेहा के दिल दिमाग में एक अजीब सा ख्याल उमड़ रहा था। रोहन को लेकर उसके दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था, जो कि स्वाभाविक भी था। इस डर का पहला कारण शायद यह भी था कि मात्र 1 महीना पहले ही उसके घर वालों ने रोहन के साथ उसके रिश्ते की बात की थी और महीने भर के अंदर ही लड़की देखने से लेकर सगाई और शादी की सभी रस्में पूरी हो गईं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, रोहन और नेहा एक दूसरे से मिलने या जानने का वक्त भी नहीं मिला। सिर्फ फोन पर ही दोनों की बात हो पाती थी, वह भी बहुत कम, क्योंकि रोहन एक इंजीनियर था और नेहा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। शाम को जॉब से वापस आने के बाद थोड़ी टाइम के लिए दोनों को फोन पर बात करने का मौका मिल पाता था। हालांकि उस थोड़ी सी बातचीत में नेहा को इतना समझ आ ही गया था कि रोहन बहुत ही महत्वाकांक्षी और नरम स्वभाव का व्यक्ति है। रोहन के स्वभाव ने नेहा के दिल में उसके प्रति सम्मान और थोड़ी सी जगह बना ली थी। शायद यही वजह थी नेहा ने शादी के लिए हाँ की थी। मगर उसकी घबराहट का दूसरा या शायद मुख्य कारण उसकी सहेली नम्रता की आपबीती थी। नम्रता और नेहा बहुत अच्छी सहेली थी। दोनों एक साथ स्कूल गई और कॉलेज भी साथ में गई। दिन भर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और गपशप में ही बीतता था। मजाल है कि एक दिन की बात छोड़िए,
दोनों 1 घंटे के लिए भी कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती थी। कभी कभी तो दोनों एक दूसरे के घर पर ही रात बिता देती थी। उनके घर वाले सोचते थे काश दोनों की शादी एक ही घर में हो जाए, लेकिन जाति बिरादरी भी कोई चीज होती है जो कभी ना कभी रिश्तों के आड़े आ ही जाती है। वैसे तो दोनों हम उम्र ही थी, मगर नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिलने में थोड़ी देर हुई। नम्रता की शादी जल्दी ही तय हो गई। जब नम्रता की शादी तय हुई तो सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा दुखी नेहा ही थी। एक तरफ नम्रता की शादी की खुशी, मगर दूसरी तरफ अपनी प्यारी सहेली से जुदा होने का दुख भी था। हालांकि नेहा जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही था, इसलिए उसने नम्रता की शादी में खूब धूम मचाई। मगर जब नम्रता की विदाई का समय आया तो दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोई। नम्रता की हालत तो नेहा से भी ज्यादा खराब थी। एक तो अनजाने घर में जाने का डर और दूसरा अपनी प्यारी सहेली से बिछड़ने का दुख। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया और नम्रता को विदा किया गया। नम्रता के जाने के बाद नेहा घंटों अपने कमरे में बैठकर अकेली रोती रही। बड़ी मुश्किल से उसने शाम को एक निवाला तोड़ा, वो भी यह सुनने के बाद कि नम्रता 2 दिन बाद पग फेरे के लिए आने वाली है। जिस दिन नम्रता आने वाली थी, नेहा उस दिन सुबह से ही उसके घर पहुंच गई और तैयारियों में नम्रता की माँ का हाथ बटाने लगी। नेहा बार बार घड़ी देख रही थी कि कब जल्दी से नम्रता घर आए और वह उससे उसके ससुराल का हाल चाल और उसके पति और उसके नए घर के बारे में ढेर सारी बातें करे। नेहा बेताब थी यह देखने के लिए कि नई दुल्हन के रूप में नम्रता कैसी लग रही होगी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, होठों पर लिपस्टिक, एकदम गुड़िया जैसी लग रही होगी। नेहा यह सब सोच ही रही थी कि तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। नेहा दौड़ते हुए दरवाजे पर गई। नम्रता गाड़ी से उतरी और दौड़कर नेहा के गले से लिपटकर रोने लगी। नम्रता फूट फूट कर रो रही थी। नेहा को यह समझने में देर नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मगर उसने मौके की नजाकत को देखते हुए किसी से कुछ कहना या नम्रता से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। शाम को जब दोनों अकेले कमरे में थी, तब नेहा ने नम्रता से पूछ ही लिया, आखिर क्या बात है नम्रता, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम ये बात जान रही हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए सच सच बता दो। नेहा, ये शादी ब्याह जैसा हम फिल्मों में देखते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता। फिल्मों में तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हकीकत तो फिल्मों से बहुत अलग होती है। ऐसा क्या हुआ नम्रता? बता, तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने दहेज की मांग की है क्या? नेहा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे समस्या देवेन से है। देवेन ऊपर से जितना सभ्य दिखता है ना, जितना शरीफ वो ऊपर से दिखता है, वह अंदर से उतना ही वहशी है। वहशी? क्या मतलब नम्रता, तुम क्या बोल रही हो? हाँ नेहा, वह सचमुच एक दरिंदा है। हर लड़की की तरह मैंने भी ससुराल और पति को लेकर कुछ सपने सजाए थे। मैंने सोचा था देवेन जैसे सभ्य और शरीफ जीवन साथी के साथ मैं खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करूंगी। जब वह कमरे में आएगा तो हम दोनों एक दूसरे से खूब बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। प्यार भरे समर्पण के साथ हम अपना नया जीवन शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या नम्रता, तू बोल तो, तू चुप क्यों हो गई? नेहा, देवेन तो एकदम हैवान निकला। उस रात मैं देवेन का इंतजार कर रही थी। मेरे मन में हलचल थी और आंखों में ढेर सारे सपने, मगर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ आहट सुनाई दी और मैं डर से उठकर बैठ गई। मैंने देखा देवेन दरवाजे के पास खड़ा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। वह पूरी तरह से नशे में धुत था। मैं उसकी यह हालत देखकर डर गई। वह आते ही बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को बचा नहीं सकी। वह मेरे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। मैंने विरोध किया, उसने मुझे बहुत मारा और मेरे शरीर पर उसने जगह जगह काटा है। उसने मुझे बुरी तरह से रोज डाला। मैं दर्द से कराह रही थी, मगर वह मेरी बात नहीं सुना और ना ही वहाँ मेरी कोई सुनने वाला और कोई था। अपनी हवस बुझाने के बाद उसने सिगरेट जलाई और पता है क्या किया? जलते हुए सिगरेट से उसने मेरे शरीर पर कई निशान भी डाल दिए। नम्रता के शरीर के जख्म को देखकर नेहा चिल्ला पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। नेहा की चीख सुनकर नम्रता की माँ दौड़कर उनके कमरे में आई। नेहा को रोता देख वो समझ गई कि मामला गंभीर है। उन्होंने नेहा से सारी बात पूछी। नेहा उस वक्त नम्रता की माँ से कुछ भी छुपाना उचित नहीं समझा और रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। जब नम्रता की माँ ने अपनी बेटी के शरीर पर जख्मों के निशान देखे, वो समझ गई कि उन्हें इंसान नहीं, एक दरिंदा दामाद के रूप में मिला है।
नम्रता की माँ बहुत सुलझी हुई और निडर महिला थी। उन्होंने समाज की परवाह ना करते हुए नम्रता को दोबारा ससुराल नहीं भेजा और जल्द ही नम्रता और देवेन का तलाक करा दिया। नम्रता के साथ हुए अत्याचार के कारण ही नेहा के मन में शादी को लेकर डर बैठ गया था। वह शादी ही नहीं करना चाहती थी, मगर जब घर वालों ने और खुद नम्रता ने उसे समझाया कि दुनिया में सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, तब कहीं जाकर नेहा शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन शादी के लिए हाँ कह देने या रोहन से फोन पर बातचीत कर लेने के बाद भी उसके मन से डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति रोहन देवेन जैसा ना हो। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसकी वजह से नेहा के दिल में बेचैनी थी। जैसे ही रोहन कमरे में आया, नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कहीं रोहन भी भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपट न पड़े, कहीं वह भी शराब में धुत ना हो। मगर रोहन अंदर आया और नेहा के पास आकर बैठ गया। वह मुस्कुराकर नेहा को देखा। उसकी मुस्कान देखकर नेहा की धड़कन कुछ धीमी हुई। देखो नेहा, आज से हमारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये शुरुआत हम एक दूसरे को अच्छे से जानकर और समझकर करें। हमारी लव मैरिज नहीं हुई कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। अरेंज मैरिज में एक दूसरे को समझने का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पहले अच्छे दोस्त बने। अगर हम अच्छे दोस्त बनेंगे तो ही हम अच्छे पति पत्नी भी बन पाएंगे। जब पति पत्नी के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और समर्पण आ जाता है तो जीवन की हर रात सुहाग रात होती है। मैं समझता हूं कि तन का मिलन तभी पूर्ण आनंद देता है जब पहले मन का मिलन हो जाए। तो बताओ, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? रोहन की बातें सुनकर नेहा के कलेजे को ठंडक पहुंची। उसकी सारी घबराहट कुछ ही पलों में उड़न छू हो गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी।